आज की इस वीडियो में जानेंगे कि तालिबान ने आर्डर दिए कि पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड रोक दो। भारत पर हमले की साजिश करने वाले तुर्की के 20 सैनिक मारे गए। प्लेन क्रैश। कब आ रहे हैं भारत के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत भेजा संदेश। भारत के बिहार में कौन बना रहा सरकार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर, और हमारे चैनल पर आपको देश और दुनिया की टॉप न्यूज सबसे पहले मिलती हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जानने का सिलसिला, जो निकल रही है तुर्की से। दोस्तों तुर्की भारत से दुश्मनी मोल लेने में बाज नहीं आ रहा है। यही कारण है कि उनके प्लेन हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिर रहे हैं। हाल ही में तुर्की की मिलिट्री का कार्गो प्लेन C-130 अचानक से हवा के अंदर दो फाड़ हो गया और टुकड़ों के अंदर आसमान से नीचे गिरता हुआ दिखाई देने लगा। यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिनके अंदर ग्रास लैंड के ऊपर तुर्की का जो मिलिट्री कार्गो प्लेन है वो टुकड़ों के अंदर टूटकर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तुर्की जो भारत के ऊपर इतिहास है कि वो भारत के ऊपर एक बुरी नजर रखता है कि भारत को गुलाम बनाए, भारत के अंदर लूटे, और उसको लेकर वो मुस्लिमों को रेडिकलाइज करने का काम करता है। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर भी तुर्की के अंदर एक तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डॉक्टर टेररिस्ट थे वो तुर्की के अंदर गए थे। यही कारण है कि यहां पर तुर्की को एक बड़ा नुकसान हुआ है और उन आसमान में उड़ते हुए 20 सैनिक यहां पर मर गए। दोस्तों 20 सैनिक के मरने का कारण बताया जा रहा है तुर्की का यह C-130 एयरक्राफ्ट, जो 57 साल पुराना हो गया था। तुर्की ने यह एयरक्राफ्ट सऊदी अरब से लिया था। आप कहोगे कि सऊदी अरब क्या एयरक्राफ्ट बनाने लग गया है? जी नहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने यह एयरक्राफ्ट अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से लिया था 1968 के अंदर। 2010 में सऊदी अरब ने इस एयरक्राफ्ट का सारा इस्तेमाल करके इसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया था, और उसके बाद तुर्की सऊदी अरब के पास गया 2010 में और उसने इस एयरक्राफ्ट को सेकंड हैंड खरीद लिया और इसकी सर्विस मेंटेनेंस करके इसको उड़ा रहा था। लेकिन 2025 के अंदर इसकी उम्र 57 साल हो गई और हवा के अंदर दोस्तों इसके नट बोल्ट ऐसे खुले कि दोस्तों टुकड़ों के अंदर यह आसमान से धरती पर गिर रहा था। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों ये जो प्लेन है 27 मिनट उड़ान भरने के 27वें मिनट में इसने अपना कनेक्शन खो दिया और अचानक से आसमान से नीचे गिरने लगा, और वीडियो बनी हुई जो थी वो ऑनलाइन में खूब वायरल हो रही है। अब दोस्तों ये आपके सामने मैप चल रहा है। मैप के अंदर आप सिचुएशन देखिए कि उड़ान कहां से भर रहा था। हाल ही में अजरबैजान ने अपनी विक्ट्री डे की परेड की है। अजरबैजान आर्मेनिया के अंदर जेनोसाइड करता है, वहां पर आर्मेनिया की जमीन पर कब्जा करता है और तुर्की अजरबैजान को हथियार देता है। और इसी के बीच पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो भी यहां अजरबैजान की विक्ट्री डे के परेड के अंदर गए थे और उन्होंने कश्मीर के साथ साथ यहां पर अपनी बातें बोली थी। अब यहां से प्लेन उड़ान भरता है, जॉर्जिया की टेरिटरी के अंदर एंट्री करता है और बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर चलने के बाद एक हवा से नीचे गिरता है और जॉर्जिया के अंदर क्रैश हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये 20 सैनिक हैं, 20 सोल्जर हैं जो यहां पर मारे गए। किसी का कसूर नहीं है दोस्तों, लेकिन तुर्की के कर्म ही ऐसे हैं जिससे ये एक घटना घटी। तो खैर भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और इसी के साथ ये एक प्लेन क्रैश की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं, AFP वेबसाइट से ली गई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है भारत से। भारत के अंदर दोस्तों एक के बाद एक पोल निकल कर आ रहे हैं जिसके अंदर बिहार इलेक्शन का रुझान दिखाया जा रहा है। दोस्तों जितने भी एक इलेक्शंस के अंदर जो वोटिंग हुई है और जो रुझान आया है उसके अंदर एनडीए को बहुमत दिखाया गया है। दोस्तों इन इलेक्शनों के अंदर बताया गया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जो अलायंस है वो एक सत्ता के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एनडीए को दोस्तों 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बीजेपी 50 से 56 सीटें हासिल करेगी यह अनुमान बताया है। जेडीयू को 56 से 62 सीट मिलेगी और बाकी की पार्टियों की ये आंकड़ा है आपके सामने चल रहा है। लेकिन इन सब आंकड़ों के अंदर यह बात आपको माननी पड़ेगी कि लालू परिवार के जो तेजस्वी यादव हैं वो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं इस इलेक्शन के पोल्स के डाटा के अनुसार। लेकिन दोस्तों तेजस्वी की जो लहर थी वो दिखाई दे रही है और यही कारण है
कि आरजेडी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन ना होने के कारण दोस्तों यहां पर क्या सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर कौन एक इलेक्शन जीतेगा, कमेंट में बताइएगा। बिहार के अंदर 243 सीटें हैं और इन 243 सीटों के अंदर लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट बनी थी वो एनडीए की बनी थी। बीजेपी की उस समय 80 सीटें आई थी और जेडीयू की 45 सीटें थी और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को एक सीएम चुना गया था। पिछले 10 सालों से बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार हैं और अब देखना होगा कि 14 तारीख को कौन विजेता होता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। पीएम मोदी भूटान यात्रा से देश में लौट आए हैं और एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे वैसे ही दोस्तों उन्होंने अपनी हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग से पहले हॉस्पिटल के अंदर घायलों का उपचार के साथ साथ उनकी हालत और उनके लिए प्रे किया। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर गए और जो घायल हुए थे दिल्ली ब्लास्ट के अंदर लोग उनसे मिले और उनके लिए क्विक रिकवरी के लिए प्रे की। डॉक्टर की टीम भी वहां मौजूद थी, डॉक्टरों से भी हालचाल पूछा, रिपोर्ट ली कि इनको किधर किधर चोटें आई हैं, क्या इनकी सिचुएशन है पेशेंट्स की, और इसी के साथ ये प्रॉमिस भी किया कि जिन्होंने भी ये कॉन्स्पिरेसी साजिश रची है उनको जस्टिस पर लाया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने चली हैं, कंधे पर हाथ रखकर दोस्तों एक जो घायल थे उनका हालचाल पूछा है और पीएम मोदी उनकी संवेदनाएं के साथ साथ जो अचानक से ये घटना घटी उसका एक जायजा ले रहे थे बड़े करीब से। दोस्तों मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं लोग और यही कारण है कि पीएम मोदी के चेहरे पर गंभीरता भी देखते से ही बनती थी और इसी के बीच पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरा देश आपके साथ है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है इजराइल से। इजराइल के पीएम ने दोस्तों छाती ठोक कर भारत की सपोर्ट की है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश भेज दिया है एक्स पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का ट्वीट आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने हिंदी के अंदर बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम सारा कौन है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पत्नी है। उन्होंने कहा कि सारा और मैं तथा समस्त इजराइल पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में इजराइल आपके साथ मजबूती से खड़ा है। भारत और इजराइल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि आतंक हमारे शहरों पर वार कर सकता है लेकिन वह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता। हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे शत्रुओं के अंधकार को मात देगा। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को यह लेटर लिखा है और भारत के देशवासियों के नाम भी ये एक संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान, गाजा और ये मुस्लिम टेररिस्ट कंट्रीज हमारे देशों के शहरों पर अटैक कर सकती हैं लेकिन भारत की आत्मा को नहीं हिला सकती। भारत के राष्ट्र का जो प्रकाश है इन टेररिस्टों को झुलसा कर राख कर देगा और यही कारण है कि उन्होंने यह संदेश दिया है टेररिस्टों के खिलाफ। और वाकई में दोस्तों इनके शब्दों के अंदर जान भी है क्योंकि इजराइल के वेपन इन आतंकवादी देशों की अंधकार रूपी खान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों को एक विस्फोट के चलते राख करके आते हैं। यही कारण है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने इशारों में संदेश दिया है कि हमारे हथियार आतंकवादियों तुम्हारी जान लेने के लिए अब बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश यूएई ने भी अपना कंडेमनेशन भेजा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है दोस्तों तालिबान से, जो आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तालिबान ने आर्डर दे दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ अब कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। दुनिया के बहुत से देशों के साथ अफगानिस्तान तालिबान के रिश्ते बेटर हो गए हैं और पाकिस्तान के घड़ी घड़ी के घड़ियालों को देखकर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तालिबान ने इतने सख्त आर्डर दिए हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी दवाइयां जरूरत की खरीदते हो उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। आपके पास 3 महीने हैं। तालिबान ने अपने व्यापारियों को कहा है कि पाकिस्तान के साथ सारा हिसाब किताब खत्म करो और दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर उसका ऑप्शन देखकर अपने देश की जरूरतें पूरी करो। तालिबान इतना सख्त हो गया है पाकिस्तान के एक्शन को देखकर और पाकिस्तान जो हर एक लेवल पर अफगानिस्तान जैसे उभरते हुए देश को महाशक्ति बनता हुए नहीं
देखना चाहता है। और आज एक तालिबान अपने देश को पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। यही कारण है कि वो रशिया जाता है, चीन जाता है, भारत जाता है, और इस दौरों से पाकिस्तान को यह लग रहा है कि उनके एक एरिया के अंदर उनका एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर आज इतनी जान है कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से काट सकता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के बढ़ते हुए ताकत और रौब को देखकर पाकिस्तान डर में है, और इसी को लेकर आज तालिबान ने ऑर्डर दिए हैं। सबसे पहले जानिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो टोटल ट्रेड है वो कितना होता है। दोनों देशों के बीच में $2 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन फिलहाल एक व्यवस्था खराब होने के कारण, बॉर्डर पर विवाद होने के कारण जो बॉर्डर हैं क्लोज हो गए हैं, और हर एक व्यापारी को मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अब की बार इतने खराब हुए हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वार्ता के अंदर दोस्तों दोनों लीडरों के बीच एक विचार नहीं मिल रहे हैं। विचार ना मिलने के कारण दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि यह विवाद लंबा चलने वाला है और अब आन बान शान की बात आ गई है। यही कारण है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूटों को बंद करने के बाद यह एक फैसला ले लिया है कि वो पाकिस्तान के बिना भी सरवाइव कर सकता है और दुनिया के अंदर अपनी पहुंच बना सकता है। दोस्तों, दुनिया उसी के सामने झुकती है जो अकेला चलना जानता है, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बेड़ियों पे ना चलकर अपना रास्ता खुद बनाने का एक फैसला ले लिया है। अब आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान क्या चीजें इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मंगाता है वो चीनी, चावल और एडिबल ऑयल। इसी के साथ मेडिकल सप्लाई पाकिस्तान से आती है, रॉ मटेरियल पाकिस्तान से आता है, एग्रीकल्चर के कुछ एक प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, केमिकल आते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान ने आर्डर दिए हैं कि तुम भारत से खरीदो, ईरान से खरीदो, इसी के साथ ही आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जाओ, रशिया से ट्रेड करो, चीन से ट्रेड करो, पाकिस्तान से ट्रेड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, हालात इतने गंभीर बन गए कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ऐलान कर दिया और उद्योगपति और व्यापारियों के साथ एक बैठक कर ली। उन्होंने कहा कि अफगान व्यापारियों को तुरंत पाकिस्तान के वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश करनी चाहिए। बरादर ने बैठक में बैठकर कहा कि नोटिस के बावजूद अगर कोई व्यापारी, अफगानिस्तान का व्यापारी, पाकिस्तान के रास्ते माल का आयात या निर्यात करना जारी रखता है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। पाकिस्तान आपका कोई बरादर नहीं है, आपको अफगानिस्तान के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यदि आप हमारे खिलाफ जाकर कदम उठाते हो तो कोई मुश्किल आने पर ऐसी व्यापारी की अफगानिस्तान की सरकार मदद नहीं करेगी, यानी कि वो अपने देश के अंदर ही अकेला रह जाएगा। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हम सारे व्यापारियों को सलाह देते हैं कि वह पैसों के लालच को देखकर पाकिस्तान से अपना व्यापार ना चलाए और वो उसे रोक दे। दोस्तों, अब्दुल गनी बरादर ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने बार बार हमारे साथ व्यापार मार्गों को बंद करके एक चुनौती पैदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर पाकिस्तान का रास्ता बंद हो जाएगा तो अफगानिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला ले लिया है कि अगर इस बार अफगानिस्तान से व्यापार मार्ग खोलना है तो फिर उसे इस बात की पुख्ता गारंटी देनी होगी कि वह किसी भी हालात में उन्हें फिर बंद नहीं करेगा। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि ऐसी गारंटी नहीं मिलती है तो व्यापार बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की गरिमा, व्यापार, उद्योग और अफगानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने व्यापारियों को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान ने बार बार हमारे व्यापार के रास्ते रोके हैं, इसलिए हम उनके साथ अब खफा हैं और इस मामले में एक डील नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी पाकिस्तान के साथ व्यापार कम करते हुए ट्रांजिट के लिए दूसरे रास्ते दुनिया के दूसरे देशों को तलाशें और साथ ही वर्तमान में पाकिस्तान से आयात हो रहे सामानों के लिए दूसरे देशों के बाजारों की ओर ना जाएं। और इस समय अफगानिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो बहुत सारे हैं और आप उस पर गौर करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान से दवाइयां बहुत आ रही हैं और आपको अब दवाएं दुनिया के दूसरे देशों से खरीदनी है और पाकिस्तान से अपना हिसाब किताब 3 महीनों के अंदर आप निपटा लीजिए। वित्त मंत्रालय पाकिस्तान से दवाओं के आयात की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी दवाई में क्या मिलाकर दे दे, अफगानी तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। दोस्तों, यह सिचुएशन बन गई है आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। अब दोस्तों, पाकिस्तान को तो रास्ते से निकाल दिया है अफगानिस्तान ने, तो अफगानिस्तान के पास ऑप्शन कितने बचते हैं? कितने ट्रेडिंग पार्टनर है अफगानिस्तान के? तो अफगानिस्तान दुनिया के जिन देशों से इंपोर्ट करता है वो है ईरान, चाइना, यूएसए, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया।
तो इसी के बीच एक्सपोर्ट करता है चीजों को इंडिया, चाइना, तुर्की, यूएई। पाकिस्तान को तो अब निकाल ही दिया है। अब दोस्तों गूगल मैप पर जरा आप सिचुएशंस को गौर करेंगे तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री होने के कारण उसके पास कितने ऑप्शन है। ये देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का जो एक बॉर्डर है ईरान के साथ भी लगता है और चाइना के साथ भी लगता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी लगता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि ईरान उनका क्रूशियल पार्टनर होने वाला है और वो ईरान के रास्ते से भारत से सामान मंगा लेगा, यूएई से मंगाएगा, बहुत सारे देशों से मंगाएगा, लेकिन पाकिस्तान को एक जो ऑप्शन है वो अब गायब हो जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान की दुनिया के अंदर किसी देश के साथ नहीं बनती है, ये कंफर्म हो गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है रशिया से। आखिरकार रूस के राष्ट्रपति भारत कब आ रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन भारत के अंदर 5 से 6 दिसंबर को दौरा करने वाले हैं और इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण डेवलपमेंट निकल चुकी है। चलते अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी हुई है भारत चीन बॉर्डर से। दोस्तों भारत की वायुसेना के चीफ अपना C-130J विमान लेकर लद्दाख के अंदर न्योमा एयरबेस पर पहुंचे हैं। यह जो एयरबेस है 13,700 फीट की ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 23 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये एक एयरबेस का निर्माण कार्य 214 करोड़ की लागत से एक चलाया गया था और 2021 में इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन लद्दाख के इस एक भौगोलिक वातावरण में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। ठंड भी बहुत है और वहां पर दोस्तों जो हालात होते हैं, आप प्योंगयांग लेक के अंदर गए होंगे घूमने तो आपने चीजों को देखा होगा। लेकिन यह एयरबेस अब तैयार हो गया है। एयरफील्ड तैयार होने के कारण भारतीय वायुसेना के लिए अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ये एक साबित होने वाला है। इसी के बीच भारत के वायुसेना के चीफ यहां पर लैंड किए हैं तो उनकी पहली तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने चल रही हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है न्योमा बेस के ऊपर। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर से किसी और न्यूज के साथ।